राशिद अनवर ना कभी किसी की दलाली किया है, राशिद अनवर ना कभी ज़मीन की खरीदो फरोख्त किया है। राशिद अनवर पैरवी के नाम पर 1 रुपया किसी से नहीं लिया है सर आज तक, है ना। और ना राशिद अनवर का कोई गलत कारोबार है। अभी कुछ लोग पूर्व लोग भी आ रहे हैं अररिया चुनाव लड़ने के लिए। अब लग रहा है कि भाई अब हमारा इधर दाल नहीं गलेगा तो चलिए अब अररिया ही से लड़ा जाए। तो भाई अररिया के लोग उतने बेवकूफ़ अब नहीं रहे, पहले थे तो अब बना लिए, अब नहीं रहे। MIM को मैं नहीं छोड़ूंगा, MIM भले मुझे छोड़ सकती है, मैं MIM को नहीं छोड़ूंगा, MIM भले ही मुझे छोड़ दे। ठीक है, वो ये एक पॉलिटिकल बयान नहीं सर, ये मैंने पॉलिटिकल नहीं है, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ आपको। लेकिन राशिद अनवर क्या चाहते हैं? राशिद अनवर ये चाहते हैं कि भाई राशिद अनवर अररिया से चुनाव लड़े। इस चुनाव को अगर लिया जाए 2020 के बाद तो 5 वर्षों से है, उससे पहले से लिया जाए तो 10 वर्षों से मैं लोगों के बीच हूँ, तो लोगों के सुख दुख में मैं खड़ा हूँ। अभी तो बहुत सारे बरसाती मेंढक निकल कर आएंगे बाहर, है ना, खेत खलियान से निकल कर आ रहे हैं अभी सड़कों पर। राशिद अनवर अररिया को एक खूबसूरत अररिया बना सकता है, बस यही कहेंगे। राशिद अनवर जब इक़्तिदार में आ जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं किसी गरीब के आंख में बेबसी का आंसू आने नहीं दूंगा। राशिद अनवर सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है, आपकी दुआएं हैं। सीधे सवाल पे आते हैं, बिना किसी फॉर्मेलिटीज के। जी। चुनाव लड़ रहे हैं मजबूती से इंशाअल्लाह। पिछली बार भी आपने कहा था मजबूती से लड़ रहे हैं। मजबूती से तो हम लड़े ही थे, तब तो 14 उम्मीदवार में से तीसरे नंबर पर आए। नया चेहरा था, नई पार्टी थी, मजबूती से लड़े तब तीसरे नंबर पर आए। अच्छा, एक पिछले बार जब आपके प्रोग्राम को हम कवर कर रहे थे यादव कॉलेज, असदुद्दीन ओवैसी आए थे, वहाँ लग रहा था कि एक ऐसी हवा उठी है यहाँ से कि लगता है कि जीत की तरफ वो ले जाएगा राशिद अनवर को। लेकिन कहाँ पे उसके बाद फिर लैग बहुत ज़्यादा दिखा। वो जो प्रोग्राम हुआ था सर, वो इलेक्शन से बहुत बिफोर हो गया था। 7 नवंबर को वोटिंग होना था, तो ये 28 से 29 तारीख को ये प्रोग्राम हुआ, अक्टूबर को हुआ था। तो एक तो बहुत बिफोर प्रोग्राम हो गया। उसके बाद कई दूसरे पार्टी के स्टार प्रचारक का प्रोग्राम हुआ, राहुल गांधी जी भी आए थे। सेम डे कई प्रोग्राम नहीं उसके, हाँ मतलब जो 7 तारीख को वोटिंग था तो 5 को जो प्रचार बंद हो जाना था, तो 4 को बहुत सारे बड़े नेता भी आए थे जो अलग अलग पार्टियों से थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए थे उनके। तो ये सारे चीज़ हुए, तो एक माहौल क्रिएट किया गया सर। एक होता है ना, जो मैंने बताया कि एक वोट बैंक होता है जो वेट एंड वॉच में रहती है कि मूवमेंट किसका बन रहा है, हवाएं किनके तरफ जा रही है। तो ये हवाएं जिनके तरफ बना दी जाती है, तो ये पूरा वोट बैंक का जो समूह है, ये लोग सारे उधर ही कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसी तरीके के कुछ लोगों को छोड़ा गया इलाके में, जो जिम्मेदार होते हैं, ठेकेदार होते हैं, और उन लोगों के माध्यम से हवाएं बना दी गई कि आप अपने वोटों का अगर बंटवारा करिएगा तो शगुफ्ता अजीम जीत जाएगी, मतलब बीजेपी जीत जाएगी। इसलिए आप जो है अपने वोटों का बंटवारा ना करके कांग्रेस को वोट कर दीजिए एक तरफा। पिछली बार जो एक इस इलाके में जो मुद्दा हमको समझ में आ रहा था वो CA NRC, और उसी में भाजपा एंटी भाजपा हो रहा था। तो CA NRC को लेकर के जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी का रुख था, MIM का रुख था, तो कहाँ पे लैग हुआ कि कांग्रेस उसमें हावी पड़ गई आपके ऊपर अररिया विधानसभा में? सर CA NRC के ताल्लुक से हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष बना वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिल को फाड़ा, उन्होंने इसकी मुखालफत की। अरे ओवैसी साहब आज पार्लियामेंट में बोलते हैं तभी ना हम लोगों को पता चलता है कि हमारे खिलाफ भी कोई कानून पास हो रही है, तब ना हम उसके एतजाज़ में सड़क पर उतरते हैं सर। नहीं तो पता भी नहीं चल रहा था कांग्रेस के वक्त में कि हुकूमत में कि कौन कौन सी कानून पास हो रही है, पता भी नहीं चल पा रहा था हम लोगों को, है ना। तो ओवैसी साहब ने NRC के लिए, CA के लिए आवाज़ को बुलंद किया, उन्होंने लड़ा, हम लोग भी सड़क पर उतर कर एतजाज़ किए। अगर उसके बनिस्बत वोट मिलना था तो MIM से बेहतर उम्मीदवार नहीं था। लेकिन इन लोगों ने अररिया विधानसभा के जो मुख्तलिफ गाँव के लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे तबके हैं, उनको ये लोग जो है उन्हीं के भाषा में समझाने का काम करते हैं। तो इनके पास साधन है, संसाधन है, लोग हैं, है ना। ये लोग फिर रिश्तेदारी खोजते हैं, माल लगाते हैं, लोग फैलाते हैं। तो हमारे पास साधन संसाधन में भी कहीं ना कहीं कमी हुई थी, मैनेजमेंट में भी कहीं ना कहीं कमी हुआ होगा। और हमारे लिए कोई स्टार कैंपेनर भी नहीं आए थे प्रचार के लिए, कोई बड़े चेहरे भी नहीं थे, लावारिस छोड़ दिया गया था अररिया को। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हम तीसरे नंबर पर थे। पिछले बार आप चुनाव लड़े थे, तो आप किन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच गए थे? सर मेरा 3 ही मुद्दा था। सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, करप्शन फ्री अररिया। और आज भी मेरे ये 3 ही मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और करप्शन फ्री अररिया। सर मैं अगर विधायक बन गया अररिया क्षेत्र के अवाम के दुआओं के और वोट के बदौलत, तो मैं आप तमाम लोगों से वादा करता हूं
कि किसी भी डिपार्टमेंट में हो, 1 रुपया मैं आपको घूस के नाम पर देने नहीं दूंगा, लगने नहीं दूंगा। सरकारी अस्पतालों में आपको प्राइवेट से ज़्यादा सुविधाएं मुहैया करवाऊंगा और सरकारी स्कूलों में आपको प्राइवेट स्कूलों से के बराबर सेवाएं मुहैया कराऊंगा। अगर मैं ये 3 चीज़ में विफल रहा इन 5 वर्षों में, तो मैं आपके इलाके में दोबारा वोट मांगने नहीं जाऊंगा। राशिद अनवर साहब, आप MIM से जुड़े हुए हैं, जैसे कि 10 साल अभी आपने बताया था जी कि 10 साल से आप हैं। पहले महागठबंधन या आज के डेट में इंडिया ब्लॉक MIM से मतलब नज़दीकी नहीं करना चाहती थी, जो भी वजह हो कि एक सेकुलर तबका है, वोट बैंक है, या MIM की जो छवि है वो प्रो मुस्लिम है, तो इसको लेकर के पहले लोग ऐसी बातें नहीं हो रही थी। लेकिन इस बार अभी मामला चल रहा है कि नहीं, 24 से बार्गेनिंग शुरू हुआ है, 24 सीट से अभी 8-10 ऐसा कुछ चल रहा है। क्या कुछ अंदर की खबर है? क्या गठबंधन में MIM शामिल हो रहा है? गठबंधन में जाने के लिए तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने बात करी है और हमारे बड़े नेता इनमें लगे हुए हैं। तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि भाई जो फासिस्ट ताकतों को कमज़ोर करने के लिए सभी दलों को एक होना पड़ेगा, है ना। एक अकेले कोई भी पार्टी बीजेपी को नहीं रोक सकती है। तो इन तमाम तर छोटी छोटी जो भी सेकुलर पार्टियां हैं, इनको एक होकर, मुत्तहिद होकर मजबूती से लड़ना पड़ेगा, तभी जाकर फासिस्ट ताकतों को धूल चटाया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग भी साथ हैं। लेकिन अब बात आ रही है कि सीमांचल के 24 सीटों की, तो हमारे प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो लोग तय करेंगे कितने सीटों पर इनकी बात बनेगी। अभी आपने कहा कि आप लोग भी चाहते हैं कि गठबंधन हो जाए ताकि बीजेपी को रोकना आसान हो जाए। वैसे में अभी आपने कहा कि मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं, पहले इस वाले चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे फिर? अररिया विधानसभा चूँकि कांग्रेस के खाते में है, जोकीहाट अभी RJD के खाते में है, रानीगंज भी RJD लड़ती है। वैसे अगर देखा जाए सर, तो कोचाधामन भी आपको RJD के खाते में है और बहादुरगंज भी RJD खाते में है ना। बायसी भी RJD के खाते में है, किशनगंज भी कांग्रेस के खाते में है। तो फिर हमको सर सीट मिलेगी कहाँ? जमुई में, जहानाबाद में? नहीं ना, हम तो सीमांचल का इलाका खोज रहे हैं ना। हमको अररिया, जोकी, अमोर, बहादुरगंज, बायसी, है ना। तो आपको लग रहा है कि कोचाधामन जी मिलना चाहिए इंशाल्लाह। और हमारी जो बातें होंगी, जो गठबंधन की बातें होगी, तो सारे बातों को रखा जाएगा ना कि हम जहाँ जहाँ से हमारी तादाद अक्सरियत में है, जहाँ जहाँ पर हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, है ना। अररिया जिला में, अररिया लोकसभा में 2 विधानसभाएं, एक जोकी है, एक अररिया है। तो बेशक यहाँ 2 तो MIM को होना ही चाहिए और 4 में आप लोग लेके जाइए। उसी तरह से किशनगंज में है 4-5 सीट है, तो वो मिलना चाहिए MIM को गठबंधन। खैर, दोनों ही सिटिंग विधायक अभी RJD और कांग्रेस के हैं। पिछली बार हमने देखा है, चूंकि पिछले चुनाव से पहले ही मैंने रिपोर्टिंग में अपना कदम रखा था जी सर, टिकट को लेकर के, जोकीहाट में भी जो कुछ हुआ पूरा, वो उसको हम लोग आम भाषा में यहाँ धुरखेल कह सकते हैं। जी। आपके साथ भी जो हुआ, गाड़ियाँ यहाँ दौड़ रही, वहाँ दौड़ रही, किशनगंज चल रहा है, पूर्णिया है, अभी आपने सिलीगुड़ी का भी जिक्र किया और पटना से भी बातें हो रही थी। तो क्या लगता है कि ये चीज़ें मतलब पार्टी की छवि को नुकसान नहीं पहुँचाया कार्यकर्ताओं के बीच में? थोड़ी बहुत तो इफेक्ट करती है सर, थोड़ी बहुत तो इफेक्ट करती है। देखिए, जो एक कैंडिडेट होता है ना, ये खासकर MIM के जो सिपाही हैं, इनके पीछे बहुत सारी कुर्बानियाँ रहती है ना। इनके मतलब अगर इनको टिकट के ही इसमें इतना दौरा दिया जाए, तो जैसे मेरे साथ हुआ, टिकट मुझे आखिरी वक्त में मिली, जिसकी वजह से मैं चुनाव में जो प्रोग्रामिंग करना था, प्रोग्राम करके चुनाव लड़ना था, उस हिसाब से मैं नहीं लड़ पाया। अच्छा, एक बहुत किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को बिफोर ही ऐलान कर देना चाहिए कि भाई हमारे पार्टी के तरफ से ये उम्मीदवार होंगे। इससे क्या होता है ना, कैंडिडेट को भी सहूलत मिलती है कि भाई चलो हम उम्मीदवार हो गए हैं, मुतमईन हो जाता है और फिर अपने तरीके से वो काम करता है क्षेत्र में। पिछली बार एक खुल के लोग आरोप लगाना शुरू किए थे अख्तरुल ईमान साहब पे कि टिकट खरीद और फरोख्त को लेकर के, आपके बारे में भी हम लोग सुन रहे थे बस बाजार में कि आपसे भी पैसे की डिमांड थी। क्या सच्चाई है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अब खरीदो फरोख्त की MIM में तो वैसा कोई है नहीं। और खरीदो फरोख्त की अगर बात आए तो हिंदुस्तान की कौन सी वैसी पार्टियां जो खरीदो फरोख्त नहीं करती? करोड़ों में टिकट बिकता है, ये तो आप लोग भी बेहतर जानते हैं। नहीं, वो तो ठीक है। आपसे मतलब कुछ ऐसे 10-20 लाख का कुछ अमाउंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, राशिद अनवर 3 काम गिना रहे हैं, उसी पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। बेशक। अच्छा, राशिद अनवर को लोग वोट क्यों करें? सर, राशिद अनवर ही वाहिद वो शख्स है, जिस दिन प्रदीप सिंह ने एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, तो सबसे पहले सड़क पर उतरने का काम राशिद अनवर ने किया था। राशिद अनवर
जिस दिन तीसरे दिन 25,000 की आबादी, तकरीबन 20 से 25,000 लोग जब हाईवे को जाम कर दिए थे, तो वहाँ पर पहुँचकर किसी एक इंसान को पुलिस के माध्यम से एक थप्पड़ नहीं लगने दिया गया। उसका नाम राशिद अनवर है। पहले जुमा को, रमज़ान के पहले जुमा को अतिक्रमण के नाम पर जब सभी दुकानदार सड़क के किनारे नमाज पढ़ने को जब मस्जिद गए थे, तब आकर डीएम के निर्देशानुसार एसडीओ, सीओ, स्कूटी सारे लोगों ने मिलकर जेसीबी से दुकानें तोड़वा दी गई। वो भी एक मखसूस इलाकों में जो मुसलमानों का इलाका है। टाउन हॉल से लेकर बर्मा सेल तक सारे दुकानों को तहस नहस कर तोड़ दिया गया। उन तमाम तर पदाधिकारियों को खदेड़ने का काम अकेले तनहा राशिद अनवर ने किया है। राशिद अनवर के अंदर वो जज्बा है, वो हौसला है कि राशिद अनवर अररिया को करप्शन फ्री अररिया बना सकता है। राशिद अनवर अररिया को एक मजबूत अररिया बना सकता है। राशिद अनवर अररिया को एक खूबसूरत अररिया बना सकता है। बस यही कहेंगे। राशिद अनवर जब इख्तदार में आ जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं किसी गरीब के आंख में बेबसी का आंसू आने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। अच्छा, अभी तक आप पावर में, शायद पॉलिटिकल पावर में? नहीं सर, अभी तक मैं किसी पॉलिटिकल पावर में नहीं रहा। इसके अलावा पॉलिटिकल पावर नहीं होने के बावजूद आपने क्या कुछ किया है? जैसे ये कुछ काम तो आपने गिनाया कि नहीं, प्रशासन के आमने सामने हो गए या पावर के सामने हम रहे डट के। इसके अलावा कोई डेवलपमेंट के काम में या कोई कुछ? सर, अब हम जब पावर इख्तिदार में ही नहीं है तो हम डेवलपमेंट क्या करेंगे? कभी कोई ट्रस्ट वगैरह के थ्रू? नहीं, ट्रस्ट वगैरह हम लोग ना चलाते हैं, ना हमारा कोई ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। ट्रस्ट में भी तो लोग चोरी चकारी ही कर रहे हैं आजकल, तो देखने को मिल रहा है सारा चीज़। ये ट्रस्ट बना के लूट फुस कर रहे हैं सर। हम लोग इनसे बहुत दूर रहते हैं। राशिद अनवर ना कभी किसी की दलाली किया है। राशिद अनवर ना कभी ज़मीन की खरीदो फरोख्त किया है। राशिद अनवर पैरवी के नाम पर 1 रुपया किसी से नहीं लिया है सर आज तक, है ना। और ना राशिद अनवर का कोई गलत कारोबार है। मेरे पास कोई भी अगर सवाल लेकर आता है, शादी के ताल्लुक से हो, बीमारी के ताल्लुक से हो, तो मुझे लगता है कि अगर ये सही है, वाकई इनके साथ मजबूरियां हैं, तो मैं उनकी मजबूरी को हल करने का काम करता हूं। सर, 2020 में आप लोगों ने देखा होगा, सोनी कुमारी नाम की एक बच्ची थी जो 13 साल की थी, मधुलता गांव की थी। दैनिक जागरण में एक खबर आई, रानीगंज मधुलता में कोरोना की वजह से 4 दिन के अंतराल में माता और पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है। बच्ची खुद से दफनाई पीपीई किट पहन के। तो मैं रमज़ान का दिन था, मैं ऐसे ही बैठकर असर के बाद अखबार पढ़ रहा था, तो उसमें दैनिक जागरण में एक रिपोर्ट आई कि बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, पड़ोसी ने खाना तक नहीं पूछा है। एक तो माँ बाप के मरने का गम है ना, एक औलाद के ऊपर, इससे बड़ा गम क्या हो सकता है कि 4 दिन के अंतराल में माता और पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है। और फिर 3 दिन से बच्चे भूखे हैं, पड़ोसी खाना तक नहीं पूछ रहा है, सिर्फ इस डर से कि भाई अगर इसके घर पे जाएंगे तो हमारी भी मौत हो जाएगी। हमने जैसे ये खबर देखा, हमने फ़ौरन से कमर भाई जो रिपोर्टर थे उस वक्त, हमने उनसे जानकारी ली, तो बोले हाँ ये सही बात है। फिर मेरे एक दोस्त हैं जो चेयरमैन हैं, अमोद यादव कुपारी के, उनके बगल का गाँव था वो, उनसे हमने जानकारी ली, तो बोले हाँ सही बात है। मैं बोला मैं वहाँ पे अभी और इसी वक्त जाना चाहता हूँ। तो हमारे बहुत ही करीबी दोस्त आरिफ इकबाल साहब थे, जो टीवी के पत्रकार, अभी वो टीचर बन चुके हैं दरभंगा में। तो उनको हमने लिया। वो भी बहुत कौम और मिल्लत के बहुत हमदर्द इंसान थे। हमने उनको लेकर वहाँ जाने का काम किया। उस वक्त दुकानें भी बहुत कम खुली रहा करती थी, तो हम लोगों ने जगह जगह से सामान इकट्ठा किया और गए उनके घर पर जाकर। जब उन बच्चों ने मुझे देखा तो सर, उनकी जो आँख का जो आंसू था और जो इमोशंस था उस वक्त, उससे देखकर मेरे भी आंख से आंसू आ गया। हाँ, मैं वहाँ पर बैठकर उन बच्चों को खाना खिलाया। जो मेरे पास नगद कैश था मैंने उन्हें देने का काम किया। वहीं पर से हमने रानीगंज के वीडियो को फ़ोन किया और मेरे ही कॉल के नतीजे ये निकले कि तीसरे दिन वीडियो ने 4-4 लाख रुपए का चेक उन बच्चों के हवाले किया। और वो न्यूज़ जो है वो नेशनल न्यूज़ बना, जो आरिफ भाई ने ईटीवी के कैमरे से कैद किया था। और इसके माध्यम से उस बच्चे को और भी बहुत सारी सुविधाएं मिली, बहुत सारे पैसे मिले। 2 सवाल लास्ट में, अभी आप लोगों से मिल रहे हैं तो सर एक चीज़ ये देखिए कि ना वो मेरा विधानसभा क्षेत्र था, ना वो मेरे बिरादरी के लोग थे। इंसानियत का जज्बा, इंसानियत का मदद करना, इंसान का मदद करना, ये मेरा फितरत है। हम जात और पात नहीं देखते, हम बिना मजहब देखे अगर कोई मजलूम है तो हम उसको इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। सर, राशिद अनवर वो आदमी है, जब केरला में सैलाब आई थी तो 12 लाख रुपए लेकर अपना केरला जाकर लोगों की मदद किया था। हमारे पास कोई ट्रस्ट का पैसा नहीं था। 2 सवाल, 2 नहीं 3 कह सकते हैं। लोगों के बीच अभी आप जा रहे हैं जी, क्या रिस्पांस मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। वो रिस्पांस इसलिए मिल रहा है कि हम लोगों के बीच लगातार 5 वर्षों से हैं, 10 वर्षों से हैं।
इस चुनाव को अगर लिया जाए 2020 के बाद तो 5 वर्षों से है, उससे पहले से लिया जाए तो 10 वर्षों से मैं लोगों के बीच हूँ, तो लोगों के सुख दुख में मैं खड़ा हूँ। अभी तो बहुत सारे बरसाती मेंढक निकल कर आएंगे बाहर, है ना, खेत खलियान से निकल कर आ रहे हैं अभी सड़कों पर। अभी कुछ लोग पूर्व लोग भी आ रहे हैं अररिया चुनाव लड़ने के लिए। अब लग रहा है कि भाई अब हमारा इधर दाल नहीं गलेगा तो चलिए अब अररिया ही से लड़ा जाए। तो भाई अररिया के लोग उतने बेवकूफ़ अब नहीं रहे, पहले थे तो अब बना लिए, अब नहीं रहे। अच्छा, चुनाव लड़ रहे हैं आप मजबूती से? जी सर, ये बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। एकदम मजबूती से लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। पार्टी टिकट देती है तो नहीं, पार्टी टिकट देगी इंशाल्लाह। अच्छा, पार्टी टिकट देगी, इंशाल्लाह देगी। अगर वैसा कुछ होता है तो फिर खुदा न करे कि वैसा कुछ हो, लेकिन अगर वैसा कुछ समीकरण होता है, उसके समीकरण होता है तो फिर हम क्षेत्र के जो हमारे लोग हैं, जो जनता है, जिनसे मैं मुखातिब रहता हूँ हमेशा, उन तमाम जिम्मेदारों से ठीक है, वो ये एक पॉलिटिकल बयान नहीं सर, ये पॉलिटिकल नहीं है, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ आपको। लेकिन राशिद अनवर क्या चाहते हैं? राशिद अनवर ये चाहते हैं कि भाई राशिद अनवर अररिया से चुनाव लड़े। यही जवाब तो हम चाह रहे थे। वो तो लोगों से मशवरा करेंगे, लोग बताएंगे कि हाँ, जो आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो आपके सपोर्टर हैं, जो चाहने वाले, वो तो कहेंगे कि भाई आप मैदान में आए। हम क्षेत्र के आम जनता से भी मशवरा करेंगे सर। अच्छा, अभी हिंद सेना के प्रमुख जी शिवदीप वामन राव लांडे आपके घर पे थे। इससे पहले भी हम आपके घर पे एक बार और आए थे। 150 लोगों को, कार्यकर्ताओं को आपने इकट्ठा किया था और MIM से इस्तीफा देने की बात हुई थी और वो न्यूज़ अगले दिन फ्लैश भी हुआ था। फिर बाद में आप MIM में शामिल हो गए। लेकिन ये 2022 का बात है। 2022 का बात है। उसके बाद फिर आप पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद प्रदेश में आपको जगह दी गई। उसके बाद फिर सारी चीज़ें चलती रही जैसा चल रहा था। इसके बाद जब शिवदीप लांडे आपके घर पे आते हैं, लोग ये कयास लगाते हैं कि अब राशिद अनवर हो सकता है कि MIM के साथ छोड़ करके शिवदीप लांडे के साथ चल जाए, क्योंकि वो किसी नेता से अररिया में नहीं लगता कि किसी घर पे जाके किसी पॉलिटिशियन के घर पे मिले होंगे आपके अलावा। सर MIM को मैं नहीं छोड़ूंगा। MIM भले मुझे छोड़ सकती है, मैं MIM को नहीं छोड़ूंगा। MIM भले ही मुझे छोड़ दे। और रही बात लांडे जी की, तो लांडे जी अररिया के SP रहे थे, बहुत पॉपुलर SP रहे हैं। बहुत सारे SP आए और गए, लेकिन लोगों को उनका नाम याद नहीं है। लेकिन लांडे जी का नाम बच्चों को आज भी याद है। हम लोग उस वक्त भी बहुत बड़े नहीं थे, हालांकि स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त जब वो आए थे तो अररिया SP। तो हमारी व्यक्तिगत पहचान इनसे पहले से रही है। पूर्णिया जब IG बन के आए तो वहाँ पे भी हमने मुलाकात की थी उनसे। तो वो आना चाह रहे थे घर पे व्यक्तिगत मुलाकात के लिए, तो हमने उनको बुलाया। राजनीतिक कोई भी बात नहीं हुई और उन्होंने अपने मुंह से भी खुद कहा है कि ये मेरी व्यक्तिगत मुलाकात है, राजनीतिक मुलाकात नहीं है। और उन्होंने आखिरी शब्द में ये भी कहा, उनके इंटरव्यू को अगर आपने सुना होगा, कि भाई हमसे तो बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए, JDU के भी आए, कांग्रेस के भी आए, तो आप सबको छोड़ के MIM का नाम क्यों ले रहे हैं, है ना। ये मेरी व्यक्तिगत मुलाकात है, उन्होंने अपने बयान में कहा है। अच्छा, कंक्लूड हम करना ही चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ और ज़हन में आ गई। MIM जो 2016 में कहा कि आप 2016 में अररिया में MIM को लाए हैं, उस वक्त के MIM के शीर्ष नेतृत्व को MIM को लेकर के इस इलाके में विज़न या बिहार में विज़न, और अब जो विज़न है, क्या कोई बदलाव है या काम करने के तरीके में कोई बदलाव है? नहीं, बदलाव कुछ भी नहीं है। बदलाव लोगों में है। MIM के प्रति लोगों के जहन में जितनी भी गलतफहमियां थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो साफ़ हो चुकी हैं। अब लोगों ने भी समझ लिया है कि नहीं, MIM वाकई जो बोलती है वो करती है। ये कोई BJP की B टीम नहीं है, बल्कि BJP को शिकस्त देने के लिए और BJP के द्वारा जो जुल्म और ज़्यादती मुसलमानों पर, दलितों पर होती है, उनके खिलाफ एक मजबूती से, बेबाकी से आवाज़ उठाने वाले का नाम MIM और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। हमारे दर्शकों को आप या अररिया विधानसभा के लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? अररिया विधानसभा के लोगों को मेरे तरफ से यही मैसेज है कि हर बार आपने बुजुर्गों के ऊपर विश्वास किया है, इस बार नौजवान के ऊपर विश्वास करिए, राशिद अनवर को कामयाब करिए। राशिद अनवर अगर कामयाब होता है आपकी दुआओं से, आपकी कोशिशों से, आपके वोटों से, तो इंशाअल्लाह ताला मैं अररिया को करप्शन फ्री अररिया बनाऊंगा। और मैं अररिया के एक भी मजलूम, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, उनकी आंख में आंसू आने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। अगर मैं आपके शिक्षा और स्वास्थ्य और करप्शन फ्री अररिया बनाने में नाकामयाब रहा, तो मैं 5 साल के बाद कभी वोट मांगने आपके इलाके में नहीं जाऊँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया।